हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का PDF भी आपको वहीं मिलेगा और साथ ही साथ अदर PDF जो भी हम शेयर करते हैं वो आपको सारे के सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मस्ट है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है। देखिए यहां पर बात करी जा रही है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पर्यटन में महिलाओं की गतिविधि को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की गतिविधि पर्यटन में बढ़े उसके लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। और उसका मेजबान का मतलब होता है कि कहां पर ये प्रक्रिया हो रही है, तो ये हो रही है केरल में। ठीक, केरल में एक जगह है कुमारकोम, केरल में जगह है कुमारकोम, वहां पर ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और इन्होंने क्या करा है, केरल ने क्या करा है, यूएन वुमेन के साथ यहाँ पर समझौता किया है और इसके साथ ही ये वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान केरल बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के पड़ोसी देश की बात हो रही है, पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और चीन सभी की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसने ये ISA के साथ हस्ताक्षर किया सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी, तो साथ ही साथ इसमें सौर ऊर्जा का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर पाएँ, उसके लिए यहाँ पर बांग्लादेश ने ये हस्ताक्षर किए हैं। और बांग्लादेश ने लक्ष्य रखा है 2030 तक वो क्या करेगा, वो 400 मेगावाट सौर ऊर्जा, यहाँ पर 400 मेगावाट 2030 तक यहाँ पर सोलर एनर्जी का उत्पादन करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है बांग्लादेश ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेजॉन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए अमेजॉन पे का इस्तेमाल हम में से काफ़ी लोग करते होंगे पेमेंट करने के लिए, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, उसी तरह से अमेजॉन पे है। ठीक, तो अमेजॉन पे आप खरीदारी भी करते हैं, साथ ही साथ पेमेंट का भी लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अमेजॉन पे पर जुर्माना लगाया क्यों गया है। देखिए जो भी पेमेंट एप्लीकेशन है इंडिया में वो सारे के सारे भारतीय रिजर्व बैंक दैट इज RBI के अंडर में काम करते हैं, RBI के अंडर में काम करते हैं। तो अमेजॉन पे ने क्या किया कि RBI की जो भी नियम व शर्तें हैं उनको मानने से मना कर दिया, मतलब कुछ ऐसा काम कर दिया जो इनकी शर्तों के खिलाफ जा रहा था। इसीलिए RBI ने अमेजॉन पे पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, RBI ने लगाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और थोड़ा RBI के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है, RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, 25वें नंबर के हैं ये। और RBI का जो रेपो रेट है इस बार कितना है, रेपो रेट बैंकिंग वगैरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है, रेपो रेट पूछा जाता है, तो 6.5% रखा गया है। और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया, 3.35। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, 6.5% रेपो रेट है, 3.35% रिवर्स रेपो रेट रखा गया है। और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है। जन औषधि का मतलब जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं जो थोड़ी सस्ती मिलती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन सा मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है, ये मंत्रालय कौन सा है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, मनसुख एल मंडाविया। और ये जेनरिक मेडिसिन की बात हो रही है, आपको पता ही है सस्ती थोड़ी दवाइयाँ मिलती हैं। और भारत में कितने जन औषधि केंद्र हैं, 9082। ठीक है, 9082 जन औषधि केंद्र हैं, जेनरिक मेडिकल स्टोर जो होते हैं जिन पे थोड़ी दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, तो वो 9082 हैं भारत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया है। देखिए बैरियर आपने देखा होगा हाईवे के किनारे पे जो है इस तरह से बैरियर लगे होते हैं, इस तरह से किनारे पे, जिससे कि थोड़ा स्पीड में अगर वाहन आ रहा है या कोई भी जानवर वगैरह एकदम से रोड पे ना आ पाए, तो दोनों तरफ इस तरह से कुछ बैरियर होते हैं, आपने देखे होंगे, लोहे के बने होते हैं थोड़ा मजबूत तरीके से ना। तो ये भारत का पहला बांस बैरियर बांस का बनाया गया है। ठीक, तो कौन से राज्य में बनाया गया बांस का, ये जो लोहे के होते हैं ना इसकी जगह पे इन्होंने बांस के बैरियर बनाए हैं। तो कौन से राज्य ने बनाए हैं, ये बनाए हैं महाराष्ट्र ने। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पहली बात तो ये 200 मीटर लंबा है। ठीक,
पहला है और 200 मीटर लंबा है। ये विदर्भ में बनाया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ, वहां पर इसको बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है बाहुबली, ठीक है, बाहुबली इसका नाम रखा गया है। और कौन से हाईवे पर बनाया गया है? वाणी बरोरा, वाणी बरोरा, वाणी बरोरा हाईवे पर बाहुबली नाम का बांस बैरियर बनाया गया है जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ में है, 200 मीटर लंबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसके मुख्य कोच अब तक कौन थे? अब तक थे ग्राहम रीड और अब बनाए गए हैं क्रेग फुलटन, ठीक है। तो क्रेग फुलटन को भारत के पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच, मतलब मेन जो कोच होते हैं उन्हें बनाया गया है, क्रेग फुलटन को। और ये कहाँ के हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के मतलब दक्षिण अफ्रीका, इनका जो घर है वो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में है और यहाँ पर भारत के मुख्य कोच बनाए गए हैं। और अभी तक कौन थे? अभी तक थे ग्राहम रीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ पर शुरू हुई है? महिला प्रीमियर लीग जैसे IPL होता है ना, तो सबसे पहला समझाने का तरीका यही ठीक है कि IPL जिस तरह से हो रहा है, 2008 से हो रहा है IPL, तो महिलाओं का भी इसी तरह से IPL शुरू हो गया जिसको नाम दिया गया वुमेन्स प्रीमियर लीग, WPL, ठीक है। तो WPL में पहली बात तो ये 5 टीमें हैं। 5 टीमें कौन कौन सी हैं? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दैट इज RCB एंड दिल्ली कैपिटल्स DC और यूपी वॉरियर्स और 5वीं टीम है गुजरात जायंट्स, ठीक है, GG, गुजरात जायंट्स। तो ये 5 टीमें, कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाए आपसे कि WPL में कौन कौन सी टीमें हैं, तो मान लीजिए 3 दे देंगे और चौथा कोई और दे देंगे, चेन्नई सुपर किंग्स दे देंगे, तो चेन्नई सुपर किंग्स तो इसमें है नहीं। तो हमें यहाँ पर ये 5 टीमें हैं WPL, और इसकी शुरुआत कौन से वहाँ पर कहाँ से हुई है? ये मुंबई में शुरुआत हुई है, ठीक है। तो मुंबई में 5 टीमें खेल रही हैं और इसका स्पॉन्सर कौन है थोड़ा और जान लेते हैं। जो WPL हो रहा है इसका स्पॉन्सर है टाटा इसका स्पॉन्सर है। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही? स्मृति मंधाना, बेहतरीन बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना, आपने इनको खेलते हुए देखा ही होगा। तो स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी। जैसे IPL में खिलाड़ी बिकते हैं, मतलब बोली लगती है, ऐसी WPL में भी शुरू हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए 1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है? 1 बिलियन होता कितना है? 8,200 करोड़। 8,200 करोड़ हेल्थ इंफ्रा मतलब ढांचे को सुधारने के लिए, भारत के पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रा को सुधारने के लिए कौन सी बैंक भारत को 8200 करोड़ दैट इज $1 बिलियन देगी? और ये 500 मिलियन के जो है 2 किस्तों में देगी, ठीक है, 2 बार में। और ये कौन सी बैंक है? ये है विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक दे रही है। अब यहाँ से भारत को पैसा लेने से क्या फायदा है? भारत जो है यहाँ से जो विश्व बैंक से रुपया मिलता है उसमें क्या होता है, आपको ब्याज भी थोड़ा कम देना पड़ता है और समय सीमा भी अधिक मिल जाती है। मतलब वापस करना है तो काफ़ी टाइम बाद वापस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्याज भी थोड़ा कम सस्ती दरों पर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो विश्व बैंक यहाँ पर हॉस्पिटल और लैब आदि बनाने के लिए यहाँ पर जो काम किया जाएगा, और ये जो लोन दिया जा रहा है ये आयुष्मान भारत के तहत दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात हो रही है, यहाँ पर सेफ्टी डे है, ठीक है, सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे की बात हो रही है, सिक्योरिटी डे नहीं है ये सिक्योरिटी डे नहीं है, ये सेफ्टी डे है। और यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 मार्च को। और ये कौन से फील्ड में सेफ्टी की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है कामकाज के क्षेत्र में, जो कामकाज हम लोग करते हैं उसमें थोड़ा सेफ्टी रहे, सैलरी टाइम से रहे, तो उन सब के बारे में ये बात हो रही है। और ये सेफ्टी डे है, सिक्योरिटी डे नहीं है। और 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान, ठीक है, आर गोल 0 हार्म, शून्य नुकसान, ये 2023 की थीम है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो में काफ़ी मैं डिटेल्स में बताता हूं आपको, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? जन औषधि के बारे में हमने बात करी, उर्वरक और रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जेनरिक दवाइयों की यहाँ पर बात होती है, तो थोड़ी सस्ती दरों में ये दवाइयाँ मिलती हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन, जिसका नाम है, जिस ट्रेन का नाम क्या है? इस नाम का है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और इस पूरी ट्रेन पर क्या है? जन औषधि, जो जेनरिक दवाइयां उनकी ब्रांडिंग, मतलब उसके पोस्टर लगाए गए, पूरा एडवर्टाइजमेंट किया गया है इस पूरी ट्रेन पर। तो यहाँ पर ये किसने हरी झंडी दिखाई है? अश्विनी वैष्णव। और उर्वरक और रसायन मंत्रालय के कौन है? वो हैं कौन? मनसुख एल
मनसुख एल मंडाविया, इन दोनों ने मिलकर इसको हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पर पूरी ब्रांडिंग करेगी ट्रेन पर, जन औषधि ट्रेन की यहाँ पर बनाई गई है। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं वो, और मनसुख मंडाविया जो हैं उन दोनों ने मिलकर इसको हरी झंडी दिखाई है। उस ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं, यही थे टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।